वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, जिनको मैं ट्विटर पे बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कि उनके बड़े इंटरेस्टिंग ख्यालात होते हैं, बड़ा इनका डिवर्स एक्सपीरियंस भी है। तो आई जस्ट थॉट के एक ऐसी कॉन्वर्सेशन की जाए जो बड़े अरसे से हमने शो पे नहीं की, थोड़ा सा ज़रा समझें, क्योंकि अप अंटिल मैं कहूँगा दिसंबर लास्ट ईयर आई हैड अ वेरी गुड, आई वुड एटलीस्ट क्लेम कि आई वुड हैव हैड अ फेयरली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड आवर वर्ल्ड। हमारे रीजन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान उस रीजन में किधर खड़ा है, एक सेंस थी जियो पॉलिटिक्स की, एक सेंस थी डायरेक्शन की, एक जियो इकोनॉमिक्स का एक फ़लसफ़ा आया था, सुपर स्टेट का एक फ़लसफ़ा आया था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ हम देख रहे थे। और उसके बाद फिर जहाँ पर यूक्रेन में रशिया घुसा, उसके बाद पाकिस्तान में भी क्या हुआ, सब बदल गया। सो जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, वी थॉट कि एक एकेडमिक को बुलाया जाए। सैयद अली ज़िया जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ए ग्रेजुएट फ्रॉम फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज इन IR in politics, currently working at the University of Lahore as an associate editor for Pakistan Political and also as a research associate at the Center for Security Strategy and Policy Research at the University of Lahore. He was previously a visiting fellow at the Stinson Center in Washington DC. Ali bhai, thank you so much for being part of the show. Welcome. Thank you very much for having me on the show. और इस तरह की कॉन्वर्सेशंस जो आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी नुआंस कॉन्वर्सेशंस नहीं मिलती. So I think it's a very good initiative and I want to commend you for Thank you, sir. Thank you so very much. Conversation में थोड़ा सा start करूँगा. Just getting a little bit of a summary of your own personal life. Where were you born, where did you grow, and education वगैरह कहाँ से ली? ठीक है, तो मैं हमेशा एक लाइन लिखता हूँ जब मैं अपने बारे में बताता हूँ किसी को. The frosty winds of Quetta weren't kind to me. Right. So मैं 92 में कोयटा में पैदा हुआ. 4 महीने का था तो मुझे हो गया meningitis. Oh my God. I lost my eyesight, I lost my right hand and my leg was almost, twisted. Oh my God. So I was on the cusp of, saying goodbye to the world at when I was 5 months old. So practically ये हुआ कि I'm from a military background. Right. So वो तो ये हुआ कि मेरे फादर की ड्रीम के उसका दूसरा बेटा भी फौज में जाए, वो तो वहीं पे ख़त्म हो गई. Right. लेकिन मिराकुलसली मैं बच गया. और बीमारी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ये ज़्यादा दिमाग को अफेक्ट करती है. डॉक्टर्स ने कहा आपका इसका दिमाग अफेक्ट नहीं हुआ और शायद बेहतर हो. तो इस वजह से मैं बच गया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स रहीं. लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऑब्वियसली घर का माहौल जिस तरह का होता है, इंटू रीडिंग एंड राइटिंग, किताबें, फौजी बैकग्राउंड, घूमना फिरना उन्हीं गैदरिंग्स में. ऑल्दो माई फादर रिटायर्ड इन 93, लेकिन वो एक उनका बहुत ज़्यादा वो रोल था मेरी ज़िंदगी में. तो उससे ये हुआ कि आई वॉज़ वेल वर्स्ड सो टू स्पीक इन सब्जेक्ट्स लाइक ऑल दीज सब्जेक्ट्स. तो मुझे शुरू से ये था कि मैं फ़ौज में तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरह के काम करूं जो मैं इस सब्जेक्ट, इस फील्ड like से statecraft and all those बिल्कुल things. इस तरह की चीज़ों में मैं रहूं. तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मैंने OA लेवल्स लाहौर से किया, लाहौर ग्रामर स्कूल से. उसके बाद मैंने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ना शुरू किया. इकनॉमिक्स वाज वन ऑफ माय मेजर्स, लेकिन मैथमेटिक्स से क्योंकि ख़ास लगाव था, सो वो मैंने इकनॉमिक्स को छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं हो सकता. और बिकॉज मुझे हिस्ट्री का शौक़ था, IR का शौक़ था, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मेजर करने का सोचा. वहाँ पे मैंने किया. आई यूज्ड टू राइट, इवन उस वक्त भी लिखता था और बोलता बहुत था. शौक़ था कि जी कोई भी गेस्ट स्पीकर आ रहा है उससे मैंने डिबेट करनी है, कन्फ्रंट करना है. और ड्यूरिंग FC भी मैं कॉन्फ्रेंसेस पे गया, इंडिया गया 2-3 बार इन जगहों पे. सो आई वाज प्रिटी मच इनटू व्हाट आई वाज डूइंग. बट 2015 में जब मैंने ग्रेजुएट किया है, so I got my first job as a grant writer in one of the German firms जो कि आरफा करीम पार्क में बेस्ड थी. तो वहाँ पे लेकिन आई वाज लाइक कि जी ये क्या है, ये दिस इज़ नॉट माई पैशन, आई एम राइटिंग, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा जो मैंने लिखनी है. Right. So then a couple of think tanks from Islamabad, they approached me कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप हमारे लिए लिखें. और उन्होंने मुझे काफ़ी एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपना वर्ड अपने नाम से लिख सकूँ. और पहली बार आपका कोई चीज़ आती है किसी वेबसाइट पे अपने नाम से, आपको अच्छा लगता है. Right. वो करते करते लिखते लिखते वो काफ़ी हो गया. उस थिंक टैंक के साथ मैंने काफ़ी काम किया. और उसके बाद ये हुआ कि
माई वर्ड स्टार्टेड गेटिंग आउट अपलोड टीवी से भी टीवी नहीं ऑनलाइन जो इवन फॉरेन जर्नलिस्ट होते हैं जो ऑनलाइन आपसे यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशंस करते हैं वो शुरू हुआ। फिर मैंने थोड़े अरसे के लिए ग्लोबल विलेज स्पेस ज्वाइन किया। आई वर्क फ्रॉम लाहौर। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बट आई वांटेड टू बी इन द एकेडेमिया। राइट। और मैंने डिलिबरेटली अपनी पढ़ाई नहीं की इसके बाद। अपने बैचलर्स के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने बिकॉज मेरा था कि अब मैं क्योंकि लाहौर में सब्जेक्ट नहीं था स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा इंटरेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ज़्यादा था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ मैं न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड काम करूँ और जिसमें मैं आगे फिर जा सकूँ। प्रेशर बहुत था फ्रॉम मैनी अ पर्सन कि आप CSS करें। वो समझते थे कि जी CSS आई एम कट फॉर CSS बट आई न्यू दैट CSS इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। So, as luck would have it, I joined the University of Law. I came across Dr. Rabia Akhtar. She was at the University of Lahore, one of the leading nuclear scholars in South Asia. And बहुत काम है उनका। So उन्होंने मुझे जब बुलाया और उन्होंने मुझे कहा I want to hire you, तो I did not even think twice. अच्छा। और मैंने जनवरी 2018 में ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं लाहौर में हूँ। एंड इट हैज़ बिन अ फैंटास्टिक। जो मैं चाह रहा था कि मुझे एक मेंटोर ऐसा मिल जाए जो मुझे उस चीज़ में गाइड करता रहे, मुझे डांटता रहे कि जी आप ये अच्छा कर रहे हैं, ये आप नहीं अच्छा कर रहे। तो वो मुझे मिला। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थिंक टैंक के लिए पाकिस्तान पॉलिटिको हम लोगों ने लॉन्च किया। उसमें आई एम दी एसोसिएट एडिटर। वो हमने 2.5 साल हमने उसको प्रिंट किया। फिर कोविड की वजह से प्रिंटिंग बंद हो गई। अब इट इज़ इन एज एन ऑनलाइन वेबसाइट हम उसको यूज़ करते हैं। दुनिया का बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स उसमें लिखते हैं। सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उनका काम एडिट करना, उनसे बात करना। और मैंने ख़ुद इस दौरान मैंने यूनिवर्सिटी में अपने अंडर ग्रेड लेवल के कोर्सेज़ वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आर्म्स कंट्रोल पे, फॉरेन पॉलिसी पे, नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम पे 4 साल से। अफ़गान स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में 114 अफ़गान स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। HEC ने हमारी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था टू इम्पार्ट 4 year डिग्री प्रोग्राम टू अफ़गान स्टूडेंट्स इन 2019। राइट। सो वो 3 साल से उनको भी पढ़ा रहे हैं। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेरा काम मैंने पब्लिश बहुत किया है, एकेडमिकली भी, नॉन एकेडमिकली भी। और फिर मैं आई वेंट फॉर अ फेलोशिप एट द स्टिम्पसन सेंटर। और काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी किए हैं। काम भी साइट होता है। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। और आप जब पॉलिसी मेकर्स से आप किसी ना किसी लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जी देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन कंट्रीब्यूट एंड देयर इज़ अ लॉट दैट वी नीड टू लर्न। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। एंड लर्निंग I must tell you is an endless process. So I look forward to continuing that, and as now I look forward to doing my doctorate somewhere along the line next year or so. Very cool, very cool, very exciting. Ali, मुझे पहले तो ये बताएं कि when you had meningitis and you lost your eyesight and your movement in your arms and legs, at what point did that come back? It did not come back. It has been with me. So मैं 1996 में मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ तो मैंने दुनिया देखना शुरू कर दी। उससे पहले आपको दुनिया नज़र ही नहीं आ रही? नहीं, मुझे बिल्कुल वेरी हेजी नेक्स्ट टू नथिंग, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। तो मैं 4 साल का था, मेरा ऑपरेशन हुआ। सो उसके बाद उसके बाद आईसाइट सेट हो गई? आईसाइट ठीक है, अभी भी ऐनक लगी हुई है लेकिन मैं सुस्ती करता हूँ, पेन अभी भी मुझे ऐनक लगी हुई है, मैं पेन की नहीं है। लो नंबर की है? Can you see me as in like fully? Absolutely, I can see you. Okay. और मैंने 20 साल पहले मैंने खुद ही यूनिलैटरली फैसला किया था मैंने नहीं लगानी। अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर फिर मैंने वो ऐनक मुझे लगवाई गई। वो भी मैं अब डंडी मारता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं। और मैं लाहौर भूल आया हूँ और दिस इज़ बैड, नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट। लेकिन फिर हाथ का मसला था। हाथ के 2 ऑपरेशन हुए, एक 2002 में हुआ, एक 2008 में हुआ। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मैंने खुद एफर्ट नहीं की ज़्यादा। अगर मैं एफर्ट करता तो इट कुड हैव बीन मच बेटर। अगर फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी एंड स्टफ लाइक दैट? बहुत अच्छा मेरा इलाज हुआ, टॉप ऑफ द लाइन इलाज मेरा हुआ थैंक्स टू द कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। लेकिन मैंने आई डिड नॉट पुट इन द हार्ड यार्ड्स। मेरे अब्बू ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, बहुत डांटा। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर, बहुत डांटा और उन्होंने बहुत किया। लेकिन मैं आई डिड नॉट पुट इन द हार्ड यार्ड्स। करना चाहिए था। टांग वो इट्स ओके, चल लेता हूँ, इट्स आई एम प्रीटी फाइन विद दैट। सो बारिंग द फैक्ट कि मैं
फ़ौजी नहीं बन सका, बाकी मेरी ज़िंदगी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ इन सारी चीज़ों का. Right. And when you're going to go for your doctorate, would you be probably be thinking like US? Probably US or any other country which has good degrees in my discipline. जिसमें मैं न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर सकूँ, मुझे प्रोफेसर्स मिल जाएं और मैं जो मैंने रिसर्च आइडियाज़ हैं और जो गैप्स आइडेंटिफाई किए हुए अगर उस पर मैं काम कर सकता हूँ और साथ साथ मैं अपने ये जो मैं कर रहा हूँ बाकी काम वो आई विल कंटिन्यू दोज स्टफ एंड आई विल देन गो do my doctorate. Chale, sounds good. I think I'm going to jump right into the conversation now. Okay. Right? And there are certain things that I want to know. First of all, I want to have an understanding, or let's go for really, really macro and give me an understanding of what's happening there in Ukraine. And I'll ask you why I'm asking this. एक तो ये कि उसके global repercussions हैं, not just on geopolitics, but also economics. हम देख रहे हैं उसके बाद जो oil prices and then so on and so forth, recession and हालात जो tight हुए हैं वो it's a Ukraine effect that's happening. But more so, अगर मैं देखूँ कि you know, I mean, I'm sure you've read a lot of history. Your major was history as well, and history tends to tell us a lot about these big players sort of hashing it out, trying to ensure कि उनकी power maintain रहे. और present में generally लोग गलती ये करते हैं कि वो macro big picture नहीं देख पाते. So if I were to understand what's really happening out there at the border of Europe. And what implications do you think that could have in our shared history? अच्छा देखें यूक्रेन में जो हो रहा है अगर हम उसकी ब्रास टैक्स में जाएं कि कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ पे फ़ौजें कितनी हैं या टैंक्स कितने जा रहे हैं या एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं क्या, या 40 किलोमीटर लॉन्ग आपका एक कैरावान है जो चल रहा है, कॉन्वॉय है जो रशिया का, वो 3 मार्च में भी उन्होंने कहा था. उससे बेहतर है हम देखते हैं सिस्टेमिक लेवल पे क्या हो रहा है और व्हाट लेड टू दिस एंड व्हाट आर द रिपरकशंस. आप सिंपल देखें कि बहुत अरसे से हमने एक कॉन्सेप्ट सुना था कोल्ड वॉर में जिसको हम लॉन्ग पीस कहते थे. जॉन लुइस गैडिस एक बहुत बड़ा अमेरिकन हिस्टोरियन था, उसने एक लॉन्ग पीस का आर्गूमेंट दिया था कि जी न्यूक्लियर वेपन्स ने लॉन्ग पीस ले आया है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड USA. लेकिन वो लॉन्ग पीस का प्रेमिस ये था कि जी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डिटरेंस आ गई है और एक फुल स्केल वॉर एवर्ट कर ली है कोल्ड वॉर में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. लेकिन ऑब्वियसली अगर हम थेरी में जाएं, डिटरेंस में जाएं और बाकी चीज़ों में जाएं तो हमें ये भी पता है कि जी द एब्सेंस ऑफ वॉर इज़ नॉट अकिन टू पीस. सो अगर आपको लग रहा है कि जंग नहीं हो रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीस है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सी जंगें हुई हैं. प्रॉक्सी वॉर्स हुई हैं, वियतनाम में इतनी जंग हुई, अफ़गानिस्तान प्रूव टू बी द डेथ नेल, और कोरिया में हुई 1950 में, और बड़ी चीज़ें हुई. वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. लेकिन उसके बाद हमें लगा कि जी जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं, रिवायती जंगें जो हैं ताकतों के दरमियान, वो बहुत कम हो गई हैं. और बिकॉज न्यूक्लियर डिटरेंट है, बिकॉज बड़ी ताकतों ने छोटी ताकतों को, अपने एलाइज और पार्टनर्स को एक्सटेंडेड डिटरेंस अम्ब्रेला भी दी हुई है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे. लेकिन आपने ये देखा है कि ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स दोबारा से ग्रेट पावर कंपटीशन आना शुरू हो गया. मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, तो यूनिपोलर, फिर मल्टीपोलर, अभी दोबारा यूनिपोलैरिटी एंड ऑफ हिस्ट्री था, लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री हैज़ बिन tarnished. It has been taken to the cleaners by events. Events have overtaken that concept, right, or that thesis rather. तो अभी because ये चीज़ें हो रही हैं, हमने देखा है कि दोबारा से geopolitics is staging a comeback. Right. और उसमें the use of force is now becoming a very viable tool, essentially. Tool for eking out diplomatic concessions. ये भी एक चीज़ है. आपने अज़रबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा 2020 में. So मतलब ये कि डिप्लोमेसी was taking a back seat. Right. आपने ये भी देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, हालांकि उसने कोई जंग शुरू नहीं की,
उसने इनफैक्ट काफ़ी जंगों को ख़त्म करने की कोशिश किया, आई मस्ट गिव हिम दैट। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम उसने काफ़ी हद तक हार्ड पावर का यूज़ किया। हार्ड पावर का यूज़ तो उस वो भी At least किया, threaten लेकिन किया, हाँ, लेकिन उसने जो पुराने ट्रीटीज़ थी आर्म्स कंट्रोल की और CBMs थे वो तोड़े काफ़ी। ईरान से उसने डील तो यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया, और काफ़ी हद तक वी वर सीइंग दैट द पॉट वाज बॉइलिंग वंस अगेन। सो इसी में आप देखें एक USA का बैक टू बैक डॉक्यूमेंट्स आए थे 3, 2018 और 2019 में। 2018 में ही आए थे, 2017 और 2018 में। एक था न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, ठीक है, एक था नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी और एक था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। उसमें USA ने कहा कि जी हमारा नंबर 1 थ्रेट, जो 2 थ्रेट्स हैं हमें ज़्यादा, टेररिज्म से भी ज़्यादा और बाकी से भी ज़्यादा, वो हैं स्ट्रेटिजिक कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया। अच्छा, ठीक है, सो वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट किया। तो वो वापस आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें, कंपटीशन इज़ लीडिंग टूवर्ड्स या ट्रैवलिंग टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। राइट। अभी चाइना और USA का कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है। चाइना का अंदाज़ और है, रशिया रिसर्च कर रहा है, रशिया वांट्स टू रिकनेक्ट विद द ईस्टर्न इकोनॉमिक यूनियन वो बनाना चाह रहा है। उसी की वजह से वो चाइना से भी दोस्ती कर रहा है। अब ऑब्वियसली नेटो की इंलार्जमेंट का इशू है, तो ये सारा मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, अ रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। राइट। यूक्रेन तो बीच में एक चीज़ आ गई है ना, इट इज़ अबाउट, वो कुर्बानी का बकरा बन गया। इट इज़ अबाउट सिग्नलिंग टू द US के यू शुड नॉट कम क्लोज टू आर सो कॉल्ड स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। राइट। और USA भी ऑब्वियसली अगर आप ये कर रहे हैं, देखें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो जो रशिया की एग्रेशन है दैट इज़ इलीगल। राइट। बट अगर वेस्ट ये कहता है कि जी इलीगल है, तो वेस्ट खुद इतने इलीगल एक्ट्स करता है, तो फिर तो वो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। मॉरल हाई ग्राउंड भी तो लूज कर गया। मॉरल हाई ग्राउंड तो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सो यूक्रेन इज अ विक्टिम ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, और यूक्रेन इज सीन एज एन अपेंडेज ऑफ द US। तो बेसिकली आपने सिग्नलिंग के लिए, आपने ब्रिंक्समैनशिप के लिए आपने ये एक ऑफेंसिव लॉन्च किया, और उसके रिपरकशंस तो इतने ज़्यादा हैं। देखें पहले ही कोविड, 2 साल हमारे कोविड में लग गए, सप्लाई चेन्स ख़राब हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ग्लोबल रिसेशन भी आया, ऑयल प्राइसेस भी स्काई रॉकेट कर गई, और हमसे बेहतर कौन जानता है ऑयल प्राइस क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें, जो हमारे लिसनर्स को अगर एक चीज़ समझनी चाहिए तो वो ये समझनी चाहिए कि आजकल के देखें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत डबल फेस्ड और डबल एज्ड फिनोमिनन है। वो इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि जो हम कम्युनिकेट करें, दैट इज़ दिस इज़ वन ऑफ द पर्क्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफ़ यू वर टू कॉल इट। लेकिन ये है कि उससे फिर थ्रेट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, थ्रेट्स भी दे ट्रेवर्स अक्रॉस बॉर्डर्स मोर क्विकली देन बिफोर। राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बात हमें समझनी चाहिए कि ये जो फॉर इंस्टेंस इंडिया अगर कहता है ना कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, या अगर हम भी कहें कि जी हमने इंडिया को उड़ा के रख दिया, आइसोलेट कर दिया है, तो ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट में ये आइसोलेट आप किसी मुल्क को नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मिसनॉमर, इट इज़ अ मिथ। आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते, इवन नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड नहीं है अगर आप उस तरह देखना चाहें। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि यूक्रेन और रशिया की अगर जंग हुई है तो वो हमें भी अफेक्ट करेगी। राइट। ये नहीं है कि वो यूरोप में हो रही है तो हमें क्या उससे, एवरीथिंग हैज़ एन इफेक्ट ऑन दी अदर थिंग। तो ये हमें इसलिए मैक्रो पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी ये वॉर एलोंगेट होती है उतना ही दुनिया को प्रॉब्लम होगी, यूरोप को प्रॉब्लम होगी, दुनिया को प्रॉब्लम होगी, और ऑब्वियसली हमें, वी आर अ वीकर पावर, वी आर अ स्मॉलर पावर रादर, बट वी आर अ पावर। लेकिन हमें उससे मतलब वी कांट बी ऑब्लिवियस टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन के साथ हमारे रिलेशंस हैं, रशिया के साथ हम करना चाह रहे थे, अब एक और चीज़ है। चलो बाढ़ में करके मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक व्हाई डू यू थिंक वी कम टू दिस पॉइंट ऑफ एस्केलेशन, लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर कि the world was had a status quo and it was essentially unipolar. I do understand, I mean China's rise was very clear,
इकोनॉमिक राइज एटलीस्ट, बेशक वो मिलिट्री राइज की तरफ अभी हम क्वेश्चन मार्क है, कभी कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से हुआ नहीं. बट अगर मैं रशिया को देखूँ, डू यू थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट वाज व्हाट हैड बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट डेकेड? आई मीन मैं सीरिया को देखता हूँ, एंड सीरिया में आई थिंक सीरिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्ट रीओपनिंग ऑफ बैटल ग्राउंड्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, एंड वहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, आई वुड से द वेस्ट लॉस्ट. दे डिडंट गेट द ऑब्जेक्टिव्स दैट दे वर इंटरेस्टेड इन. देखें, वेस्ट का जो अप्रोच है ना टू सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स या अचीविंग इट्स इंटरेस्ट, वो बहुत मिलिटराइज्ड है, मिलिट्री ओरिएंटेड है. सो आप देख लें, मिडल ईस्ट वॉज ऑन फायर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी एक पार्टी असद को सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी किसी और को सपोर्ट कर रही है. सो अगर फॉरेन पावर सीरिया में थी तो उससे क्या इवेंचुअली नेट इफेक्ट क्या हुआ कि सीरिया तबाह हो गया. सीरिया वाज एट द रिसीविंग एंड, राइट. लिबिया वाज, लेबनान वाज एट द रिसीविंग एंड, लिबिया वाज एट द रिसीविंग एंड. और क्या हुआ, आपने किस लिए किया ये सारा कुछ कि आपने, फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वांट टू ward off the influence of Iran, if you want to ward off the influence of Saudi Arabia, या हमने अपने टर्की, फॉर इंस्टेंस टर्की कहते थे हमने सेफ जोन्स बनाने हैं, तो उसने सेफ जोन्स बना लिए सीरिया में. और नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट हुआ कि केओस, कन्फ्यूजन. और यूएसए इराक में था, इराक में जो प्रॉब्लम्स हुई, और उसके ऑफ शूट्स क्या हुए, फिर आपको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, आईएसएस मिलती हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं. बिकॉज अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जब डिप्लोमेसी टेक्स अ बैक सीट एंड वॉर बिकम्स अ प्रोपिशियस बिजनेस, तो वो फिर देखें, एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो 3-4 और खुल जाती हैं. ये एक प्रॉब्लम है जो लोग नहीं, शॉर्ट साइटेड टैक्टिकल गेन्स के लिए, देखिए फाइटिंग इज ऑलवेज टैक्टिकल, राइट. उसके एक बहुत फेमस मिलिट्री थेरिस्ट था और उसकी अभी तक बहुत रेलेवेंस है, क्लॉज़विट्ज़. उसने कहा था वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स. तो वॉर के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर आप वॉर कर रहे हैं और फिर आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव नहीं हो रहे, या हो रहे हैं लेकिन वो आधे हो रहे हैं और एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. सो आप सीरिया देख लें, आप अफ़गानिस्तान देख लें, हमारा नेबर, हमारे जो हुआ है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान पे भी इम्प्लिकेशंस आए हैं, वो सारा कुछ है. तो ऑब्वियसली जब आपका एक फ्रेंजी बन जाए कि जी हमने मिलिट्री माइट को यूज़ करना है और हमने अपने आप को इनलार्ज करना है, तो फिर ऑब्वियसली दूसरी साइड भी करेगी. रशिया के भी ऑब्वियसली डिज़ाइंस हैं, इट वांट्स टू री एंटर द फ्रे, इफ़ आई वर टू कॉल इट एज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एक्टर. रशिया ने, आपको पता है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए 2014 में, 2015 में भी, आगे भी, ताकि एक इट शुड लीव अ मार्क कि जी वी आर हेयर इन द गेम. राइट. तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसका कम्युलेटिव इफेक्ट देखें तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, व्हेन यू आर थिंकिंग दैट ओके नाउ इट्स टाइम टू अगेन कम इनटू दिस ग्रेट पावर इक्वेशन, और हमने करना है अस वर्सेस देम वाला बात जब हो जाती है, तो फिर ये उसका जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है, कार्नेज निकलती है. फिर आप ये भी देखते हैं कि इंट्रिकेट अलाइंसेस बहुत हैं. आप अर्मेनिया किसी की सपोर्ट ले रहे हैं. अगर फॉर इंस्टेंस मसला ये भी है ना कि अगर यूएसए लेट्स सपोज एक पार्टी को सपोर्ट करे तो वो उसके अपोनेंट को भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट करे. तो ये सारी चीजें एक बात में एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी बात में वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और वो जब हॉटपॉट होता है तो उससे फिर फॉग ऑफ क्राइसिस क्रिएट होती है और उसके बाद क्राइसिस और आते हैं. राइट. अगर मैं इसको ना जूम इन करूँ पाकिस्तान, राइट, एंड इफ आई वर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज पाकिस्तान में भी एक अगेन आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन द रिजीम चेंज एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट at the very least I'm going to say that if that is so inherently a part of our politics in the grand scheme of things, clearly there are connections to some sort of a change in the global status quo. मैं अगर पाकिस्तान को एनालाइज करूँ as a humble student, as a dumb guy, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बहुत डीपली इसको देखते हैं,
बट अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि फॉर द मोस्ट पार्ट हैज़ बिन विद द US लास्ट डेकेड के अंदर दे स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ डी कपलिंग ऑन एंड ऑफ की एक रिलेशनशिप थी, उसामा बिन लादेन वाली सिचुएशन हुई और चीज़ें हुई। उससे पहले तो मुझे याद है कि यहाँ पे वो कौसार मार्केट में ब्लैक वाटर आपको बड़े मज़े में नज़र आता था। पिछले 10 सालों में ये हुआ कि लाइक थोड़ा सा उनका वो बैकफुट पे गए और उतना इनडिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ जितना पहले था। And meanwhile, we were becoming more and more, while we always used to say that, we became more and more aligned with China and through CPEC and so on. Acha, not just in terms of our sort of government to government, but also people to people में भी एक communication में आना शुरू हो गया कि यार China का एक scene है, China is potentially a long term ally and एक वो है। चाइना के बाद पिछले 3 साल में पर्टिकुलरली मुझे सुनने में एक एशियन ब्लॉक का एक वो नज़रिया जिसे कहते हैं सामने आना शुरू हुआ पॉलिसी सर्कल्स के अंदर, एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, जहाँ पर ये बात आई कि यार हमने वो रेलगाड़ी भी देखी जो पाकिस्तान से निकल के ईरान से घुस के तुर्की तक जा रही थी। हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी सुना कि यार वहाँ से एक पूरा सॉर्ट ऑफ ब्लॉक बन सकता है। और पर्टिकुलरली अगर आप ये उसमें हम घुसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखना शुरू हुआ कि एक वो कहा जाता है ना कि 21st century is the century of Asia जी। तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आई, जिसके अंदर जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली ये करते थे कि यार द वेस्ट इज़ द पावर एंड यू आर द वर्कर एंड एज लॉन्ग एज यू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद देम एंड दी GSP+ स्टेटस एंड द राइट एक्सपोर्ट्स, यू आर गुड टू गो। बट ऑल्टरनेटिवली एक थॉट डेवलप होना शुरू हुई कि यार लोकल अगर हमें गैस चाहिए तो हम रशिया से क्यों नहीं ले रहे, अगर हमें चीज़ें बेचनी हैं तो हमें यूरोपियन मार्केट्स के बजाय हम अफ्रीका को क्यों नहीं देखते एज अ पोटेंशियल कस्टमर, हम विद इन एशिया ट्रेड की बात क्यों नहीं करते। बड़े लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मसला सॉल्व हो गया तो द रीजन विल बी द इंटायर रीजन विल कन्वर्ट, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। CPEC ज़ाहिर है उसने एक स्पीयर हेड किया, एक बड़ा भाई चाहिए होता है जो कि आगे इस तरह की पढ़ी लिखी बातें बताए, वरना हमें तो समझ नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि यार कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ग्रेट सिल्क रूट था, हिस्टोरिकली 35% ऑफ द ग्लोबल GDP हमारे 2 कंट्री से आ रहा था, साउथ एशिया और चाइना से। तो वो चीज़ जो है बल्कि 35% से भी ज़्यादा आ रहा था। आई थिंक एट 1 point 60% ऑफ द ग्लोबल GDP आ रहा था। तो उससे हमें समझ ये आई कि यार मे बी वेस्ट इज़ नॉट दैट holy grail, that answer to all of our problems, and we need to look inwards. But then over the last 6 months a lot has changed, and honestly speaking when I look around I don't know where we're going, because I mean India has Quad, Pakistan was it made a lot of sense कि पाकिस्तान जरा चाइना की तरफ जा रहा है, रशिया की तरफ शायद जाना शुरू हो गया है, वो लोकल एशिया में ही देख रहा है अपनी अलायंसेज और वो है। अब हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा यार ठीक है, पाकिस्तान रशिया को तो उसने अभी इस वक्त थोड़ा साइड पे कर दिया कि भाई अभी ज़रा सीन बैड है। चाइना की एक कन्फ्यूजन है, अमेरिका के साथ अगर हम रिजीम चेंज कंस्पिरेसी वाली चीज़ को मान लेते तो शायद हमें IMF बहुत इजीली मिल जाता या चीज़ें बेहतर होती। वो भी कोई ऐसा कोई दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई कमाल नहीं हुआ उसके बाद। तो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, गिव मी अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जैसे ये रशिया वाली यूक्रेन वाली चीज़ हुई और दुनिया का निज़ाम बदला और हिला के रख दिया उसने दुनिया को। अब पाकिस्तान का मुझे बताएंगे पाकिस्तान किधर खड़ा है आज। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है जिसके कई आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे अपने काम में ना लिखता हूँ ना बोलता हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव यू अ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड आंसर। और ऑब्वियसली पाकिस्तान कहाँ जा रहा है वो एज़ पाकिस्तानीज़ हम सबको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, एंड ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। द आइडिया इज़ कि देखें कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। लेट्स एस्टैब्लिश अ फ्यू थिंग्स। ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये एक बिल्कुल बहुत ब्रूटल होती है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प और ये सारी चीज़ें दे डिक्टेट हाउ योर रिलेशंस गो विद अदर कंट्रीज। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, आई एम अ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट और मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि पावर इक्वेशन बहुत मैटर करती है, और जो भी आपके साथ टाइज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। आपको ये सब समझना पड़ता है। जो मिडिल पावर्स होती हैं या स्मॉल पावर्स होती हैं, वो जब बिग पावर से निगोशिएट करती हैं तो उसमें
ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको लग रहा है कि जी आप बहुत ताकतवर हैं, मैं बहुत वीक हूँ, तो आप जो कहेंगे मैंने मान जाना है, ठीक है। लेकिन एक आसान तरीका ये समझने का ये है कि जब हम टेबल पे बैठे हुए हैं, सो आप मेरे पास आए हैं एंड यू आर द बिग गाय इन टाउन, आपको मेरे से एक काम है जो सिर्फ मैं ही आपका काम कर सकता हूँ, तो वो मैं एज अ स्मॉलर पावर, मेरी निगोशिएटिंग वैल्यू बहुत बढ़ गई, मेरी लेवरेज बहुत बढ़ गई आपके ऊपर। सो मैं जब टेबल पे बैठा हूँ ना, द वेरी लीस्ट दैट आई कैन डू इज़ आई कैन निगोशिएट बेटर। कहूँगा जी आपने ये चीज़ लेनी है ना, मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता, अच्छा फिर आप मेरी ये 4-5 बातें माने, फिर मैं करूँ। वो ये ना आपके घर का जब गड्ढा खराब होता है ना, जो गड्ढा ठीक करने वाला आता है ना, वो आपको पकड़ के रख लेता है गले से। बिल्कुल। आप जिस तरह अगर मैं सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक क्लास निकालूं तो वो तो बेचारा बॉटम ऑफ द फूड चेन पे आ रहा है, बिकॉज यू नीड हिम एंड यू विल डू व्हाटएवर ही सेज। इस वक्त यू नीड मी, ये जो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस वक्त यू नीड मी, तो मैं आई एम इन अ गुड पोजिशन टू टेल you something that you can do. I can pressure you into doing something. Right. तो आप negotiate करते हैं, states negotiate करते हैं। अब बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अच्छा भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने उसमें सिल्वर लाइनिंग्स भी देखनी है। इस वक्त हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि जी हम एक इकोनॉमिक क्रंच की तरफ जा रहे हैं, वी आर इन द मिड्स ऑफ अ क्रंच। Right. इससे ज़्यादा क्रंच क्या आ सकता है? Right. और ये बहुत 2-3 महीने के स्पैन में हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें, उसको पढ़ें और अब के हालात देखें एज ऑफ टुडे, आपको लगता है कि ये क्रंच एक बहुत जल्दी आया है। इट हैज़ बीन अ ट्रेन रैक। राइट। और वी डोंट सी चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रॉस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा हमें। IMF लिम्बो में है, काफ़ी चीज़ें लटकी हुई हैं अभी, तो जितनी वो लटकेंगी उतनी अनसर्टनिटी आएगी, उतना डिथरिंग आएगी, और दैट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट्स। सो व्हाट वी नीड इज़ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब उसमें ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स को बैठना है, सबको बैठना है साथ और बात करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट माई कंट्री, इट्स अबाउट योर कंट्री एंड आवर कंट्री विच इज़ नेम्ड पाकिस्तान। राइट। तो situation isn't good, but the good thing is कि many a person is now aware of what is happening in Pakistan. Right. और ये अगर awareness decades पहले होती तो शायद हमारा मुल्क बेहतर हो जाता। Right. लेकिन holding your policy makers to account is the biggest element of a democracy. अगर हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम एक बात पे अपने लीडर्स को, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको गिरबान से पकड़ने को तैयार हो जाते हैं मेटाफोरिकली, दैट इज़ अ गुड थिंग। दिस विल ओनली गो ऑन टू हेल्प पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड। ये एक बात बिल्कुल सही है। गैस क्यों नहीं लेता पाकिस्तान रशिया से, ऑयल क्यों नहीं लेता, हम आटा क्यों नहीं, गंदम क्यों नहीं लेते? देखिए, स्टेट्स रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। हर एक एंटिटी की, एक्टर की ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक रेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर आपके सेल्फ इंटरेस्ट हैं तो मेरे भी सेल्फ इंटरेस्ट हैं। आप सिंपल रियलिस्टिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आप फैसला लें। द पिनिकल ऑफ लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, टाइमली डिसीजंस। देखें, पाकिस्तान इज़ एंडाउड विद एवरीथिंग माशाल्लाह। इतने टैलेंटेड पूल ऑफ पीपल हैं, एक बर्जियनिंग यंग पॉपुलेशन है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वी हैव लैंड मास, वी हैव गुड स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, डिटरेंट है हमारे पास। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन हमें नज़र आ रही। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे आपने भी 1-2 पॉडकास्ट किए हैं, यू हैड डॉक्टर मोहित यूसुफ ऑन योर शो एज़ वेल, और उन्होंने आपको बात की थी कि जी जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की है। देखें, पाकिस्तान का फ्यूचर लाइज ओनली इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़। हमें किसी को ब्लेम करने, देखें रियलिस्ट वर्ल्ड है, अगर अमेरिका हमारे साथ गलत कर रहा है तो भाई वो करेंगे, तो इंडिया भी गलत करेगा। हमें अपने आप को बचाना है और हमें वी नीड टू स्टैंड अप फॉर आवर ओन सेल्व्स।
अगर आपको कहीं से गैस मिल रही है, वो कोई भी हो, वो रशिया हो या जिम्बाब्वे हो, ले लें, आप लें। अच्छा, अगर आपने नहीं लें, अगर आपने फॉर इंस्टेंस रशिया को स्नप करने, तो आपको फिर उसके इवज़ आप फिर ऐसा हो कि अगर तो आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि जी रशिया से हाथ मिलाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो ना हाथ मिलाने और जो बेनिफिट है वो कम है। इसी तरह दूसरी साइड से हाथ मिलाने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, फिर तो आप करें, टेक अ रियलिस्ट डिसीजन। हम वीगर्स पे बात क्यों नहीं करते? लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वी हैव आवर रियलिस्ट इंटरेस्ट्स, सो लेट्स फेस इट। प्रॉब्लम्स होंगी, हमारा एक स्टैंड है कि हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे नहीं, लेकिन हम इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे बात करते हैं बिकॉज हमने करनी है। हमारा एक स्टेट का एक नैरेटिव है, हमने उसको और एंड इट्स राइट कि अगर आप इंडिया आपका एक पुराना दुश्मन है और वो हर चीज़ वो कर रहा है जिससे दुश्मनी ज़्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, यू नो, इट टेक्स टू टू टैंगो, तो वो एक साइड से लगा हुआ और बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेल द वर्ल्ड कि जी इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। या अगर हमें कोई आके कहे जी इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है या इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट ऑब्सेस्ड विद अस, तो ये गलत बात है। इट इज़ ऑब्सेस्ड विद अस। सो हमने अपने इंटरेस्ट देखने। मैंने जैसा पहले कहा, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आप कब तक, अगर आप अपने शेल में रहे, पाकिस्तान को शेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। वी मस्ट हैव excellent relations with everyone. America is a very, very important country for Pakistan. There is a plethora of literature written on how the Americans have helped Pakistan over so many decades. It's a very important relationship. आपने अमेरिका से बेनिफिट किया हुआ है, मैंने अमेरिका से बेनिफिट किया हुआ है. We must have excellent relations with the US. और if I were to tell you, वाकई ही अमेरिका ने, आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं अमेरिका का, उसमें बहुत बड़ा रोल है. आप बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका ने हमारा बहुत साथ दिया है. ऑब्वियसली हमने भी बहुत साथ दिया है. इट हैज़ बीन अ वेरी टॉपसी टर्वी रिलेशनशिप. दैट्स समथिंग एल्स. आपने चाइना से भी दोस्ती रखनी है. यू कैन नॉट इग्नोर योर नेबर्स. ये जियो पॉलिटिक्स का पहला असूल है कि आप अपने नेबर्स को इग्नोर नहीं करते. आपने ईरान से भी रब्ता रखना है. आपने अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं ईरान से. सऊदी अरेबिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी मैंने सऊदी अरेबिया से बात नहीं करनी है. देखें, ये गली क्रिकेट नहीं है कि अगर मेरी बारी नहीं आई तो बस आई एम एट लॉगर हेड विथ यू. ये बात नहीं है. और ये भी नहीं हम कह सकते कि जी अगर आप मेरे एनिमी से बात कर रहे हो तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं करता. ऐसे नहीं होता. आपके अपने इंटरेस्ट हैं, मेरे अपने इंटरेस्ट हैं, तो मैंने बात करनी है. अब अगर हम यही कहते रहें कि जी हमारी जीडीपी बहुत कम है, तो क्योंकि ज़्यादा जीडीपी वाला हमें कुछ कह रहा है तो हम डर के वो काम ना करें जिससे हमारी जीडीपी इम्प्रूव हो सकती है. और आप आर्गुमेंट ये देते हैं कि क्योंकि हमारी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो इसलिए हम उसको नो नहीं कर सकते. लेकिन फिर तो इस तरह अगर आप अपने इंटरेस्ट के फैसले नहीं करेंगे तो फिर तो जीडीपी कम ही रहेगी, उनकी जीडीपी ज़्यादा बढ़ जाएगी. आपने सिर्फ ये देखना है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज़ एसेंशियल. इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल प्लैंक ऑफ योर नेशनल पावर. लेकिन वो बढ़ाने के लिए आपको फैसले वो लेने हैं जो आपके अपने इंटरेस्ट में हो. अगर आपके अपने इंटरेस्ट में है कि कंट्री ए से रब्ता रखना है तो आप रखें. और अगर कोई आपको ये काउंटर आर्गुमेंट देता है कि नहीं वो कंट्री बी नाराज़ हो जाएगी और कंट्री हमारे पास जो है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि हम उनको नो कर सकें, तो फिर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? स्ट्रेंथ वहीं से आएगी जब आप अपने इंटरेस्ट के लिए फैसले लेंगे. आप गैस लें, आपकी देखें, एनर्जी सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोसाई ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. आपने अगर जियो इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना है, आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव करनी है. आपका अभी जो फिगर्स आए हैं LSM की, जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है, वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है. तो वो सारी बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो कहाँ से अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे? एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? एंड आई थिंक जो आपने अर्लियर बात बोली ना कि व्हाइल आई डू एग्री कि द अमेरिकन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन दे आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर, probably the leading superpower for decades to come. You can't ignore them and you can't just be like कि सर आपकी हमारी कट्टी, अब हम चाइना के बेस्ट फ्रेंड्स हैं.
लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का कि अपार्ट फ्रॉम द अयूब खान एरा जिसमें अमेरिकन सपोर्ट वाज प्राइमरीली लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF रिलेटेड एंड वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोस्ट 70s जो आपकी अमेरिकन सपोर्ट आई है वो ज़्यादा मिलिटरीली आपको सपोर्ट किया है उन्होंने 100%। आपने उनकी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, मिलिट्री में हो गया, इधर उधर हो गया, बाकी थोड़े बहुत NGOs के पास पैसे चले गए, उन्होंने जाके रैंडम चीज़ों के ऊपर लगा दिए। But really, the things that could have built your nation, and that those things were really happening in the 60s and the 70s only, they were not there. And अगर हम constantly अगर उसी relationship exclusively उस relationship के पास जाएं जो कि आपको again as a चौकीदार ही इस्तेमाल करता है और उससे आगे सोचता नहीं है। नहीं, यू हैव एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्टेप बैक करें, मैंने बात की इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यू हैव टू इंगेज विद द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे उसकी पावर इंटेनुएट भी हो रही है, लेकिन इट्स स्टिल द पावर टू रेकन विद। और हमारा डायस्पोरा है वहाँ पे, हम एजुकेशन में फुल ब्राइट का सबसे बड़ा प्रोग्राम ही पाकिस्तान का है, ऑल दैट। जो आपने बात की कि जी यूनिडायमेंशनल रिलेशन थी या एक फैक्टर पे बेस्ड थी, और ऑब्वियसली हमारी जो USA के साथ रिलेशन रही है वो इवेंट बेस्ड रही है। इवेंट हुआ, ज़रूरत पड़ी, किया। यूज़ एंड अब्यूज़ वाले को भी ज़रा से स्टेप बैक करेंगे बिकॉज उसमें भी काफ़ी लिटरेचर, अगर काफ़ी जिन लोगों ने लिखा है, आई वुड अर्ज यू टू रीड डॉक्टर आबिया's द ब्लाइंड आई। उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी जो US की है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो 27-30 साल का वो प्रोग्राम किया, और उसमें वो पाकिस्तानियों को इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज उसमें आप जो हम बात करते हैं ना कौमी गैरत और पाकिस्तान की अचीवमेंट्स की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लेसन है उसमें, और उस जैसी और बुक्स में लेसन है कि इट इज़ नॉट कि जी अमेरिका ने ही पाकिस्तान को यूज़ किया, हमने भी अमेरिका को बहुत यूज़ किया है, एंड वी शुड टेक प्राइड ऑन दैट। हमने अमेरिका को यूज़ किया, वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू। हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें चाहिए था और हमने अमेरिका को लगा के साइड पे रखा, और अमेरिका को पता भी था, लेकिन हमने ऐसे अपने कार्ड ब्रिलियंटली खेले कि हमने अपना न्यूक्लियर डिटरेंट भी बना लिया। इनफैक्ट उस इक्वेशन से, उस पार्टनरशिप से हमें ज़्यादा मिल गया बिकॉज ऑफ आर ब्रिलियंट मनूवरिंग एंड डिप्लोमा। सब ने, मिलिट्री लीडर्स ने, डिप्लोमेट्स ने, पॉलिटिशियंस ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमने काम किया, लेकिन क्योंकि हमारी रिलेशंस ब्रॉड बेस्ड नहीं थी, उस वजह से वो फिर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती थी। अगर ब्रॉड बेस्ड रिलेशंस आपकी हों कि आप ट्रेड भी कर रहे हो, आपकी पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी ज़्यादा हो, तो फिर वो रिलेशन ज़्यादा ड्यूरेबल रहती हैं। फिर वो ज़्यादा वो नहीं होती हैं कि दे डोंट चेंज इन अ जिफी कि जी अभी हालात ख़राब हैं अभी, क्योंकि हमारी बेस नहीं बनी हुई थी। बेस यही होती है, इवेंट हुआ, सीटो सेंटो, बाकी चीज़ें, कोल्ड वॉर सब ख़त्म, अफ़गानिस्तान, फिर वो सारा, उसके बाद जब वो ख़त्म होती हैं चीज़ें तो बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं बिहाइंड द सीन्स। अगर हमने अपनी रिलेशनशिप USA से बेहतर करनी है तो इट हैज़ टू बी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक्स। हम उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम उनके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएँ, हमारा एक ताल्लुक़ बने कि ताकि स्टेक्स, देखें अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर स्टेक्स होने चाहिए और पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर स्टेक्स होने चाहिए। जब टू साइडेड स्टेक्स डेवलप होते हैं फिर रिलेशंस आर मोर ड्यूरेबल। हैविंग सेड दैट, देखें रिलेशंस ड्यूरेबल हों या ना हों, आप एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक ग्लोबल एक्टर हैं, आप भी एक, यू आर एन एक्टर। आप एक रीजन, पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, पाकिस्तान एक रीजनल क्लाउट रखता है, और पाकिस्तान की कैपेसिटी माशाल्लाह बहुत है कि वो इस रीजन में और इवन आगे भी अपना एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। ये जो हमारी जियोग्राफी है, जब जियो का वर्ड आता है तो फिर जोग्राफी, ऑब्वियसली वो जोग्राफी है, तो उसमें आपका जो लोकेशनल एडवांटेज है वो आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी देता है, वो आपको इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी देता है। वी आर अ जियो इकोनॉमिक, वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ जियो इकोनॉमिक पावर बिकॉज वी आर जियो स्ट्रेटेजिकली वेल पोजिशन्ड, सो वी नीड टू लेवरेज बोथ थिंग्स। लेकिन वो ये नहीं, देखें आपकी लोकेशन आपका एसेट है, लेकिन वो एसेट तब तक है जब तक आप स्ट्रॉन्ग हैं।
अगर आप वीक हैं तो वो एसेट कन्वर्ट्स इनटू अ लायबिलिटी, वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान को अपना रिसोर्स पाई इंक्रीज़ करना है ना, अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, रिफॉर्म्स लाने हैं, उसमें तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आप रिफॉर्म्स लेके आएँ, रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। देखें, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फीड्स इनटू योर मिलिट्री स्ट्रेंथ, Right, ये correct. सारी चीज़ें I important get और that. उसमें ये है कि आपको अगर कोई कंट्री कह रही है कि जी आपने उससे बात नहीं करनी और आपने इससे बात करनी है, और आपको पता है कि वो आपके लिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस है, अमेरिका की बात मानना या किसी कंट्री की बात मानना, तो फिर यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। राइट। अगर ये आपने मुझे ये बताया जनरली कि क्या है और क्या करना चाहिए, बट डू यू हैव एनी इनसाइट ऑन वेयर डू यू थिंक पोस्ट this sort of a transition that we've witnessed recently, do you have a sense of where we might be going, like at least where what the policymaker is thinking in terms of के हमारी positioning and alignment कहाँ होगी? या इसके मैं एक alternate भी बता देता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि maybe the policymaker is not thinking anything right now, maybe they're just going through that transition and letting the heat sort of cool down a little bit before they begin, or at least begin to make headways into the new strategy, or maybe even reviving the old strategy. I'm just trying to get a sense of, not in terms of what we need to be doing, because we talk about that a lot and debate that a lot, but everything changes in a heartbeat, right? And so I'm just trying to understand कि यार हो जा किस तरफ रहे हैं, ताकि सच्ची सिंपल सी बात है, बंदा फिर उसके हिसाब से जो एवरेज बंदा देख रहा है वो पिवट कर लेता है, वो कहता है यार ठीक है, अगर इफ़ अमेरिका इफ़ वी आर गोइंग टू बी अ वेस्ट सेंट्रिक कंट्री, दैट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ अदर थिंग्स दैट कम विद इट। उसमें कल्चरल इम्पैक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, उसमें निज़ाम का इम्पैक्ट भी है। अगर हम ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो हम शायद एक फाशिस्ट निज़ाम, जिसको एज द वेस्ट कॉल्स इट, बट द ईस्ट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, बड़ी वो नेशनलिस्टिक किस्म का, वो बड़ा उस तरह का निज़ाम जो है, क्योंकि चाइना की राइज़ ने ये प्रूव कर दिया कि यार डेमोक्रेसी इज़ नॉट दी ओनली सिस्टम। तो शायद हम देखें कि अच्छा यार लोग उस पर भी सर खुजाना शुरू कर दें। रियली आई एम ट्राइंग टू look at the future and beginning, like trying to see कि यार where could we potentially land at. Unfortunately confusion बहुत ज़्यादा है इस वक्त, and that's not good for the country. We are expecting to get relief from one quarter, and we're also trying to assuage the fears of the other quarter. हमें किसी क्वार्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आप किसी क्वार्टर में जाते हैं या आप किसी ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो फिर आप यू आर एट द मर्सी ऑफ दैट ब्लॉक। सो आपने जहाँ भी जाना है, आपने वेस्ट जाना है, आपने ईस्ट जाना है, उसका एक बीच का एक रास्ता भी है कि आप वहाँ जाएं जहाँ आपका मुल्क को जाना चाहिए, और दैट इज़ समवेयर इन द मिडल। और वो है कि यू स्टे एट होम, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी केयरफुली, यू स्टे एट होम, you put your house in order, and then the east and the west will come towards you. Right. और वो करने के लिए हमें अपने आप को फोकस करने, जो कि मुझे फोकस नज़र नहीं आ रहा। इंटरनल रिफॉर्म्स पे बात नहीं हो रही, हमने वी आर ट्राइंग टू आउटसोर्स आवर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के जी IMF कर देगा, अमेरिका रिलीफ दे देगा। भाई वो रिलीफ देंगे, लेकिन everything has a cost. At what cost will the Americans give you that relief? At what cost would the Chinese give you that relief? आप अभी कल परसों बड़ी सेलिब्रेटरी ट्वीट्स आ रही थी कि वो उन्होंने रोल ओवर कर दिया चाइना ने। There's nothing to celebrate here. आप एक्स्ट्रा लोन लेके you have been saved by a whisker. There's nothing to celebrate. As a nation we now need to understand कि ग्रोथ वही है जो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, पावर वही है जो यू कांट सर्वाइव ऑन बोरोड पावर। अपनी जो ताकत है वो आपने खुद बनानी है। आप लोगों से मदद लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, यू कांट गो सोलो, आप मदद लेते हैं। लेकिन अगर आप वो जो आपको रिलीफ मिलता है, आप उस रिलीफ से मॉलिफाई होके पीछे बैठ जाएं, कोई बड़े अपना मुल्क ठीक ही नहीं करना, तो वो फिर तो मुझे जो अभी इस वक्त नज़र आ रहा है ना, जो सेटअप है या वट एवर यू लाइक टू कॉल इट,
मोल्टे कह लें या कुछ भी कह लें, मोटले कह लें या कुछ भी आप कह सकते हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो एपेटाइट टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम्स एट होम. और वो आप देयर लुकिंग, कहीं भी देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किधर देख रहे हैं. आई थिंक पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है ना. वो पॉलिटिकल कैपिटल होता है तो आप जाके लीड कर सकते हैं जब आप जा रहे हैं. वो भी नहीं है. और लेकिन एक इसमें अच्छी चीज़ निकली है. देखिए फॉरेन पॉलिसी बड़ा एलिटिस्ट सब्जेक्ट है, वो आम घरों के ड्राइंग रूम में नहीं यूज़ होता, बात होती ऑब्वियसली. और भी इन्फ्लेशन के मसले हैं, बाकी मसले हैं, या फिर कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, और जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है, इसराइल ये वो. द गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज कि फॉरेन पॉलिसी इज़ एवरीवेयर नाउ. ट्विटर पे, शॉप्स में, ड्राइंग रूम्स में. दिस इज़ अ गुड थिंग कि अगर अवाम अपने लीडर से फॉरेन पॉलिसी के भी क्वेश्चंस पूछ रही है ना, और अब नेक्स्ट इलेक्शन में जब भी होते हैं उसमें हर पार्टी को एक फॉरेन पॉलिसी का कंपोनेंट रखना पड़ेगा. दैट्स अ गुड थिंग. इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड फॉरेन पॉलिसी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. दिस इज़ अ हेल्दी थिंग. ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन. ये सवाल जब वोटर पूछेगा अगले आने वाले जो कंटेंडर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि यू कांट टेक इट लाइंग डाउन कि जी हम कोई भी पॉलिसी बना लें या हम कुछ कर लें. अब कुछ अर्सा पहले किसी को परवाह भी नहीं होनी थी कि जी बेसिस दे रहे हैं नहीं दे रहे, IMF से किन टर्म्स पे एग्री करें. अब हर बंदा बात कर रहा है, अच्छा जी ये IMF ने अच्छी स्टेटमेंट रिलीज़ की है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, समथिंग. सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि वी आर इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन पॉलिसी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है. हमें इस वक्त ये ज़रूरत है कि अभी अगर हमें 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए. रीजन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमने इस रीजन की रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. देखिए अमेरिका है बहुत दूर, अमेरिका यहाँ से चला गया. रिमोट कंट्रोल, आप नेशंस और स्टेट्स आप बातचीत करते हैं, they enter into dialogues, they have good relations, but if you want to be remote controlled by the Americans, by the Chinese or by the Russians, it wouldn't cut it. आपको किसी का अपेंडेज नहीं बनना. आपको देखें, कोई आपका मतलब आपसे कोई CPEC है, CPEC बहुत अच्छा है, it's brilliant, लेकिन कोई आपका सगा नहीं है ना, वो तो अपना काम निकाल रहे हैं, अपना कर रहे हैं. लेकिन देखें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप CPEC को यूज़ करें अपने रिफॉर्म्स करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए. आपको कोई नहीं रोक रहा, आप करें. अगर देखें चाइनीज़ लेबर ज़्यादा है और पाकिस्तानी लेबर कम है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को अपस्किल करें. जावेद हसन आपके प्रोग्राम में थे, उन्होंने बहुत काम किया है अपस्किलिंग के लिए. उन्होंने स्किल्स इनिशिएटिव जो टेफ्टा वो कर रहे थे और नेफ्टेक के साथ थे, उन्होंने काफ़ी काम किया कि पाकिस्तानी लेबर जो कंप्लेन करते हैं, कि लेबर्स जो कंप्लेन करते हैं कि जी चाइनीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए कि स्किल्स हैं. तो अगर आप CPEC को एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करके अपने इंटरनल रिफॉर्म्स करें, अपने आप को, अपने लेबर फोर्स को स्किलफुल कर लें, तो आपका ही फ़ायदा है ना. चाइनीज़ तो नहीं आपको रोक रहे, चाइनीज़ तो अपना काम कर लेंगे, अपना फ़ायदा है. और अभी फॉर इंस्टेंस अगर एक प्रोजेक्ट आता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं और वो प्रोजेक्ट आपके पास आता है, ज़ाहिर बात है उनकी इन्वेस्टमेंट है, लायन शेयर भी उनका होगा, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो अपना पाए का साइज़ बढ़ाना है. तो उसमें तो आपको कोई नहीं रोक रहा. तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए. आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत एक कॉन्वोल्यूटेड किस्म की है, उसको आपको ठीक करना है. पॉलिटिक्स होती है इन चीज़ों पे जो कि नहीं होनी चाहिए. पेट्रोल प्राइसेस पे पॉलिटिक्स होती है. पूरी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये इसी महंगाई के ऊपर पॉलिटिक्स करते करते पावर में आ गई है ना. और अब तो ये कुछ चीज़ें हमें तय कर लेनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो वो जब हम कर लेंगे तो काफ़ी हमारी चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन अगर देखें आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी हमें वहाँ से कहीं से भी वेस्ट से या अमेरिका से हमें ऐसा रिलीफ मिलेगा जो हमारे मुल्क की फंडामेंटल खराबियों को फिक्स कर देगा, नो, that's not going to happen. वो सिर्फ हमने खुद करनी. And if you're going to look back into what happened, and I say this way too many times, again and again and again, and unfortunately our people don't see it. You look at India, what happened in 1991, and you look at the last time they went to an IMF program.
आप अपनी गैरत वैरत तो आप भूल जाएंगे जो उस मुल्क के साथ हुआ था जब उनका सोना सारा का सारा ओवरनाइट फ्लाई करके बाहर गया था। अच्छा, अब उसमें वो ये भी हो सकता था कि इंडियंस जो हैं वो कहते हैं कि यार ये देखो ज़रा हमारा मुल्क बेच दिया, बिक गया, और पीपल वर एंग्री, नॉट गोना डिनाई दैट, बट द फैक्ट इज़ कि उनकी उस जो लीडरशिप थी, दे डिसाइडेड कि यार इनफ इज़ इनफ, नाउ वी हैव टू फिक्स। इस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं तो हमने अपने फंडामेंटल्स फिक्स करने हैं, और उसके फॉलोअप में जो उन्होंने रिफॉर्म्स लिए हैं, दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड इंडिया व्हाट इट इज़ टुडे। एंड देयर आर सर्टन रियलिटीज़, आप उसको जिस तरह से डिनाई करना चाहें कर लें, आप फूल्स पैराडाइज में रहते हुए, बट इंडिया इज़ अ ग्लोबल सुपर पावर 50 years from now. देयर यू कैन, नो मैटर हाउ यू लुक एट, दे आर ऑन देयर वे। वो आपने कहा ना कि इंटीग्रेशंस, द वे दैट दे हैव वो आज हम देखते हैं, कहते हैं जी वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो सर वो उनका तो सारा CEO बैठा है उनकी कंपनियों में, उनका जो है वो उनकी अमेरिकन इतनी सारी कंपनी, उसका काम सारा का सारा इंडिया में हो रहा है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इंडियन फंडामेंटल्स गो हेवायर। नाउ माई क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली मैं इसको इस तरह से कहूँगा, व्हाट डिसअपॉइंट्स मी इज देयर इज़ नो एपेटाइट फॉर इन द रूलिंग क्लास टू टेक दोज रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली। अभी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अभी बजट के अंदर इन्होंने एक रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाया। इवन लास्ट गवर्नमेंट ने बड़ा बहुत चीज़ें प्रोग्रेसिव की हैं, सास प्रोग्राम इज़ रियली गुड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट यू हैड द लॉन्गेस्ट रनिंग रियल एस्टेट एमनेस्टी स्कीम, अगेन वाज अ स्टेटस को दैट हैज़ इनफिल्ट्रेटेड इन एवरी सिंगल सर्कल। वो पुरानी वाली में भी था, वो इस वाली में भी था, बिल्कुल। और अभी ये नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने आके बजट में सिर्फ ये बोला कि यार हम जो है ना वो रेंटल, मतलब ये भी नहीं कहा हर प्रॉपर्टी पे, अमेरिका में आप जाएं तो आपको हर प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपकी जो एक प्रॉपर्टी है वो आपकी है, लेकिन अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है तो वो एसेंशियली रेंटल कंसिडर होकर उसकी रेंट के ऊपर एक सर्टन 20% टैक्स पड़ेगा, जो कि उसकी एक वैल्यू बना के 1% टैक्स आएगा आपका एनुअल। वो सेनेट में जी उन्होंने शो डाल दिया, क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसी की तैसी, ये तो हो ही नहीं सकता, एंड इट रोल बैक, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली वो एपेटाइट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको आप बातें, हम सुबह शाम ये बातें करते रहें कि यार हमने रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, हमने ये लेकर आने हैं, हमने वो लेकर आने हैं, बट वो जब तक वो पॉलिटिकल क्लास कुछ नहीं करेगी तो आपके लोग तो बैठे ही रहेंगे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ भी जाऊँगा, एंड आई लाइक टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज दैट इज़ अ एज ओल्ड क्वेश्चन जो कि समझ नहीं आता कि किस तरफ जा रहा है। देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लेफ्ट और द राइट आर्ग्यूमेंट। द राइट आर्ग्यूमेंट वुड से कि यार इंडियंस आर इविल एंड वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद देम। द लेफ्ट विल से कि यार इंडियंस आर योर लॉजिकल, कल्चरल, सोशल एलाइज, पुरानी हिस्ट्री पढ़ें और सारा कुछ है, हम साथ साथ रहने वाले थे, हमें तो लगता है पार्टीशन ही स्टूपिड था, और अभी भी आपके पास वक्त है, दोस्ती करें, आगे जाएँ, वॉट एवर। द एक्चुअल रियल पॉलिटिक इज़ के यार उनके अपने इंटरेस्ट हैं, आपके अपने इंटरेस्ट हैं, आपने दोस्ती भी करनी है, दैट इज़ द लॉजिकल स्टेप, एंड आपने उसमें जो है ना जाकर, मतलब मैं इस बात का फुल ख्याल हूँ कि आप ट्रेड ऑन करें, दोस्ती करें, लेट पीपल मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर एंड जस्ट सी द रीजन ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियली। बट फॉर दैट टू हैपन देयर हैज़ टू बी अ रोड मैप विच इज़ लेस पोलराइज्ड, which somehow, somewhere finds a solution for the most contentious points, which probably definitely includes Kashmir, which probably definitely includes at least some form of, which definitely includes Balochistan and what they've been at it. Nobody's going to open borders for them to come in and start acting out in Balochistan, and vice versa elsewhere as well. But सिमिलरली आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर देंगे, आप कहेंगे यार ठीक है, चलें आपके इंटरनल बाकी इंडिया में क्या हो रहा है जिसके ऊपर हम ज़्यादा शोर मचाते हैं, हम जाने देंगे आपका। बट फॉर दैट अगेन इट हैज़ टू बी, द कॉन्वर्जेशन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, एंड सो इफ़ आई वर टू अंडरस्टैंड, इफ़ आई वर टू आस्क यू, वेयर डू यू सी इंडिया पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन देयर? अच्छा, ये बड़े अच्छे एक अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन है। आई थिंक आपने जो बात की ना इंडिया का पोस्ट 91 रिवाइवल सो टू स्पीक, क्योंकि इकोनॉमी तो उनकी बिल्कुल प्लमेट हो गई थी, और मनमोहन सिंह और राव की जो पार्टनरशिप थी उसने उसको काफ़ी रीइन्विगोरेट कर दी। इंडिया ने एक और भी चीज़ की, इंडिया ने 1991 के बाद से आज जो उनका यूएसए में इन्फ्लुएंस है वो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ 32 year effort, right, that started in 1991. लॉबिंग की, सॉफ्ट पावर यूज़ की,
कल्चरल इन्वेजन बहुत ज़्यादा है। उससे 1991 से पहले तो मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट पार। देयर वाज अ टाइम व्हेन हमारी लॉबिंग फर्म कोई थी ही नहीं। हमारी पार्टीज की लॉबिंग फर्म्स थी, हमारी पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म थी ही नहीं। थिंक टैंक्स में इंडिया कांग्रेस है, उनके Corporate sector में हाँ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत है, एवरीवेयर मीडिया में, और हमारा नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर आपने अमेरिकन पीपल को टारगेट कर लिया इंडियंस ने, तो वो तो फिर आपकी बात, आपका वर्जन मानेंगे ना, इंडिया का वर्जन मानेंगे। वी वर बिहाइंड द 8 बॉल और अब हमें नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है। एंड आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली। अच्छा, अब आपने कहा इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। सुपर पावर इंडिया के एलिमेंट्स हैं सुपर पावर बनने वाले, लेकिन जो एक एलिमेंट है जिससे मैं अपना सेकंड चीज़ का आंसर टाई करूं, आई टाई विद इट, वो ये है कि देखें इंडिया की जो सुपर पावर बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है एक फनेटिक लीडरशिप जो इंडिया में आ गई। हिंदुत्व इज़ अ रियलिटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और उसकी जो परमिएशन है लीडरशिप लेवल पे, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन, वो एक रियलिटी, वो एक आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जब आ गई, जब फंडामेंटलिज्म सीप्स इन टू रैशनल थिंकिंग, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया एक मिलिट्री फोर्स है, पावर नहीं है। वो एक प्रवीण सानी ने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी थी, ड्रैगन्स एट आवर डोर स्टेप, वो बहुत अच्छी बुक है, डू रीड दैट इफ़ यू हैवंट। दैट यू नो डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन मिलिट्री फोर्स एंड मिलिट्री पावर। अब आपने जो बात की कि ट्रेड होना चाहिए, देखें द पर्क्स एंड द एडवांटेजेस of an open South Asia and integrated South Asia are enormous. कोई है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान में सुलह हो, ट्रेड हो, तो this region would be the most prosperous region in the world. As we speak, this is the least integrated region in the world. Primarily because of the ongoing conflict between India and Pakistan. It's a raging conflict. अब बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड आप नेबर्स के साथ ट्रेड करते हैं और होना चाहिए। लेकिन अब फिर वही बात है कि एट व्हाट कॉस्ट। मैंने अभी रिसेंटली RSIL के लिए आर्टिकल लिखे एंड आई आर्ग्यूड अगेंस्ट द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया एट दिस पॉइंट। देखें, ट्रेड इन एंड ऑफ इट सेल्फ इज़ अ नेसेसिटी, उसकी रिजम्पशन भी एक नेसेसरी, इट्स वेरी नेसेसरी। लेकिन आपने ये देखना है कि इंडिया, द इंडियन लीडरशिप इज़ नॉट इन एनी मूड टू गिव एनी स्पेस टू पाकिस्तान। तो ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कंसेशन दे दूं जो कि आपकी फेवर में है और उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। क्योंकि जो ट्रेजेक्टरी अभी नज़र आ रही है, तो अगर आप ट्रेड खोलेंगे, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, तो आगे से जवाब पता है क्या आएगा? डर गए हमारी ताकत से, हमने इतनी धमकी दी, हमने उनको इतना इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया कि उन्होंने घुटने टेक दिए। ये आगे से बात आनी है। कश्मीर तो भूल जाए, उन्होंने यही जिस लास्ट जब 2019 में इमरान खान ने जब पायलट रिलीज़ किया था, प्राइम मिनिस्टर खान ने जब पायलट रिलीज़ किया था, तो रिप्लाई क्या आया था कि डर गए हमसे, वी हैव टॉट देम अ लेसन, और ये वो, हमने तो कत्ल की रात कर देनी थी। हमने उरी जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हमने रिप्लाई नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया जो कि हमें करना, बिकॉज ऑब्वियसली वो हुआ भी नहीं था एज सच। लेकिन इंडिया मिसटुक आवर रिस्ट्रेंट एज अ वीकनेस। राइट, यहाँ पे भी इंडिया ने रिस्ट्रेंट को वीकनेस ले लिया। सो ये अगर हम कंसेशन, और हम यूनिलैटरल कंसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी वी वांट टू री इंगेज विद इंडिया इन स्पाइट of this annulment of articles 370 and 35A. right. वो क्या होगा? Look, India wants you to accept what has happened right. as fait accompli. right. तो अगर हम without the reversal of that decision, अगर हम इंडिया से ट्रेड शुरू करते हैं, that is acceptance. We are accepting that. So that
दैट वुड बी अ गिव अवे। ठीक है, अगर मैं बहुत प्रॉब्लम होगा इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर मैं आपको डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ और मैं रिबटल दूँ। पहला जो है आपने वो उसका बोला, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो दो राय ऑन द फैनेटिक लीडरशिप इन इंडिया। एंड इफ अगेन जनरली इस तरह की कॉन्वर्जेशंस में मेरे बड़े इंडियन व्यूअर्स ड्रॉप इन करते हैं। देखें, हमारे साथ ही मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे साथ ये हो चुका हुआ है, तो आप लोग अपने आप को चेस्ट थम्पिंग थोड़ी सी कम कर दें। हमारे साथ 80 की दिहाई में हुआ था, हमने भी बहुत चेस्ट बजाया था और उसके बाद उन्हीं चेस्ट के ऊपर बारूद भर के जाके बच्चे मारे गए थे। तो आपका हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, आपके पास 30% आपकी मिनॉरिटी है। आप जब उनको जाके लगाएंगे ना, क्या कहते हैं, दीवार से लगाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब वो भी फट के निकलेंगे, खुदा ना खास्ता। और फिर उसके बाद जो लाइफ एंड डेथ, जो लाइफ का लॉस होगा, सिविलियन लाइफ का, वो हमने देखा हुआ है अपनी आँखों से। वो हम नहीं करवा रहे होंगे, वो आपके अपने एक्शंस पे होगा। जो हमने जाके उसके बाद उसके बाद बोलते रहते थे कि ये रॉ करवा रहे, ये करवा रहे, वो करवा रहे, बट इट वाज द एक्सट्रीमिज्म दैट हैड सीप्ड इन थ्रू आवर ओन एक्शंस दैट आल्सो एसेंशियली इनेबल्ड द एनवायरनमेंट दैट हैड लेड टू द टेररिज्म इन पाकिस्तान, irrespective of whether India then eventually further use that to अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो उसके ऊपर तो मैं मान लेता हूँ कि यार वो एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जो है वो एक पोटेंशियल एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जो कि पाकिस्तान ने भी उसके 20 साल बाद जो है वो टेररिज्म की फॉर्म में देखा और पोलराइजेशन की फॉर्म में देखा, एंड दैट इज गोइंग टू मिलिटेंसी आ गई, एग्जैक्टली, एंड दैट वी माइट सी दैट इन इंडिया। बट उसका मैं ऑल्टरनेट, मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्वर्जेशन में एक चीज़ बोली थी, और वो ये बोला था कि ईस्ट एंड वेस्ट, हमारी जो जनरल पर्टिकुलरली जो हमारी एकेडेमिया है और हमारा जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, बिकॉज वो 1948 से वेस्टर्न ड्रिवन है, तो हमारी लेंस भी वेस्टर्न ही रही है, एंड विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ अस ऑलवेज सी थिंग्स इन ए प्रो डेमोक्रेसी, अगेन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, एंड अप अंटिल लेट्स से 2000 इट्स वेरी इजी टू एग्री विद यू कि यार yes, the western lens has succeeded, it has given you results, versus the eastern style of communism and authoritarianism and so on and so forth. But what has changed in recent times is we've seen China with a very different style of ruling, with a very sort of authoritarian style of ruling, and still generating results. And so I'm not saying whether this will happen. मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम इन इंडिया, इसके ऊपर दो राय आपसे मैं नहीं वो करूँगा कि यार एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। व्हाट रिजल्ट दैट जनरेट्स फॉर मी मे बी दैट नेशनलिज्म दैट दे क्रिएटिंग कि यार मेजॉरिटी को इतना ज़्यादा राइल अप करके इकट्ठा कर दो कि दे बिकम योर एक्टिवेटर्स ऑफ द ग्रेट इंडिया दैट दे गोइंग टू क्रिएट इन द फ्यूचर। अखंड भारत, हाँ, अखंड भारत, राइट। And just rather than trying to get all of the different set of people together and asking them to make the Akhand Bharat, maybe just get the majority, because that is good enough. That is such a huge population and good enough for you to go to reach the end or meet the end. दूसरा जो आपने इसमें कहा कि I get that कि यार आपने कहा कि अगर हम एक स्टेप पीछे आएंगे तो जाहिर है हम इफेक्टिवली हमने एक डिफीट ले ली ना। हमने कह दिया यार ठीक है, हमने बड़ी कोशिश की, बड़ा सर मारा, आपने कश्मीर का आर्टिकल ले लिया और अब हम कुछ नहीं पढ़ सकते, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग इस तरह से। व्हाट रियली हैपन्स व्हेन, बिकॉज लेट्स बी वेरी रियल, द फैक्ट इज कि while we have diminishing reserves, India has over $500 billion. While we do not have the cold, I mean again, मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि हम तो बहुत ही यूजलेस हैं, हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब हम भी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैं, अच्छी बड़ी पावर है, अच्छा खासा हमारा जो है वो बंदा बैठा है बाहर और सारा कुछ है। बट इफ आई वर टू कंपेयर टू इंडिया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कॉम्पिटिशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। They are far too big for you. Their IT exports are big enough for you to आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही है। So my question then comes in कि when we analyze Kashmir, till what point will we say कि यार, so एक वो होता है ना कि यार हम बंद करके बैठे हैं, and this tailors back to your earlier comment कि is it really worth it? Is any of that really worth it? Like the cost is a moral cost at this point in time, unless obviously आप उसको जियो स्ट्रेटेजिक में कहते हैं कि यार अगर हमने कश्मीर दे दिया तो फिर वो गिलगित बल्तिस्तान पे आ जाएंगे और वो उसके ऊपर तंग करेंगे। बट if there is a potential solution where we solve this and be like यार, तो
भुट्टो साहब ने एक डायलॉग बोला था, तुम वहाँ हम यहाँ। तो क्या वो हम अगर वो सोल्यूशन कर दें, लाइक अगेन ये वही वाली बात है कि आई गेट इट, मैं अगर लॉजिक स्टेप बाय स्टेप करंट स्टेटस को देखे मैं कहूँगा यार नहीं देखें जी चेस का बोर्ड है, ये है वो है, बट इज़ द गेम इवन वर्थ प्लेइंग राइट नाउ व्हेन द ऑल्टरनेटिव, एंड बिकॉज मैं इस वजह से कह रहा हूँ आई एम नॉट दिस पर्सन हु सेज दिस, बट सर बैंकरप्सी आपके दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है, और अगर किसी को अभी भी वो नहीं नज़र आ रही ना, तो उसके साथ बड़ा बेवकूफ़ मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। एंड सो दिस इज़ जनरली, अगर ज़िंदगी में कभी आपको रेडिकल स्टेप्स आप ले सकते हैं जो कि जिसमें पॉलिटिकल क्लाउड आपका तबाह हो जाएगा, वो तब होता है जो 1991 में इंडिया के साथ हुआ है, जो हमारे साथ इस वक्त हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है, राइट। अदरवाइज तो देन इट्स बिजनेस एज यूजुअल एंड आपकी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए आई एम जस्ट आस्किंग कि डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट फॉर अस टू इवन जस्ट थम्प एंड से कि वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द स्टेटस को? अच्छा, ये बहुत अरसा ये लिटरेचर में बात रही कि जी पाकिस्तान इज़ अ रिविजनिस्ट पावर एंड इंडिया इज़ अ स्टेटस को पावर। ये बिल्कुल बात डिबंक कर दी है इस मोदी रजीम ने, और मैं इसको रजीम कहता हूँ एंड आई हैव पर्टिकुलर वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर एज टू व्हाई आई कॉल दिस एज अ रजीम। देखें कुछ आपकी नेशन आपके कंट्री की, आपकी स्टेट की कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। कश्मीर को हम वी ले क्लेम टू कश्मीर, तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। मैंने आपको पहले भी कहा रेड लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं स्टेट्स ने। कतई नज़र इसके कि इंडिया की लीडरशिप कैसी है, कोई स्टेट अगर कंसीड करते अपने वाइटल इंटरेस्ट पे, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो उसका एक राइवल है, या उसका राइवल तो नहीं मैं कहूँगा, उसका एक एडवर्सरी है, वो कहेगा जी ओके चलो कंसीड कर दिया तो ठीक है। वो फिर आपकी ना अगले स्टेप पे जाएगा। इंडियन लीडरशिप ने ये कई बार कह चुका है कि दे आर आइंग दैट इंडिया इज़ आइंग व्हाट दे कॉल एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट इज़ ऑल्सो आइंग गिलगित बल्तिस्तान, और वो आगे भी जाएगा। एंड एज ए स्ट्रैटेजिस्ट अगर कोई ये सोचे कि ये नहीं हो सकता, तो वो दैट वुड बी रॉन्ग इन माय ओपिनियन। तो देखें 80 लाख से 1 करोड़ कश्मीरीज हैं जो हमें हमारी तरफ देख रहे हैं, और आपके जो इस साइड पे हैं वो भी हैं। तो आप ट्रेड शुरू करके ऐसा क्या बेनिफिट लेंगे इस वक्त, और जो आपको इतना बड़ा स्टेप लेने पे मजबूर कर सकता है कि यू प्रैक्टिकली गिव अप कश्मीर? क्योंकि कश्मीरीज लड़ेंगे, पर अगर वो आपके अगेंस्ट टर्न हो गए, जो कि अगर आपने ये किया तो ये एक रियलिटी है और वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, दे विल टर्न अगेंस्ट यू, दे लुक अप टू यू, दे हैव बिन लुकिंग अप टू यू फॉर द पास्ट सो मेनी डेकेड्स, और वो करेंगे। और फिर हम क्या कह रहे हैं, हमने मैप बनाया, पॉलिटिकल मैप, कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है, वी ले क्लेम ऑन कश्मीर, और अब हम कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, उधर आप उधर रहे हो। इंडिया का तो शुरू से ख्वाहिश ये है कि जी इंटरनेशनल आप LOC को और वर्किंग बाउंड्री को भी, या LOC को ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कंसिडर कर लें। सो वो तो एक, उसके बाद क्या एवरीथिंग वुड बी हंकी डोरी? नो। सो इट इज़ नॉट a price worth paying today, it will not be a price worth paying tomorrow, and it will not be a price worth paying in the future as well. क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट्स को इंटैक्ट। do you think that India would roll back its operations in Balochistan that it conducts via Iran and Afghanistan? वो करेगा? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया आपको इंसर्कल नहीं करेगा? 71 वॉर का तो कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं था एज सच, लेकिन तब भी इंडिया ने, हमारी बहुत गलती हैं, बहुत ब्लंडर्स हैं। ये जो आपने भुट्टो साहब का नाम लिया, ये नारा है, दिस वाज वन ऑफ द स्लोगन्स दैट रिजल्टेड इन द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। वन ऑफ द स्लोगन्स। मीटिंग्स भी हुई, लड़काना में हुई, रिजल्ट्स नहीं माने, क्रैक डाउन हुआ, वॉट एवर,
लेकिन द फैक्ट इज दैट इंडिया ने आपका मुल्क तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किए। उसका तो कश्मीर से ताल्लुक नहीं। But that's what I'm saying, So problem मे बी उसका कश्मीर से ताल्लुक था, बिकॉज वो देखिए जब मेरा आपसे पड्डा है, मेरा एक प्लॉट फंसा हुआ है बैरिया टाउन में, आपने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अब जब तक वो प्लॉट का मसला है ना, अब मैं आपका बेटा स्कूल जाता है, मैं उधर भी उसके साथ पंगे करता हूँ, मैं इधर भी करता हूँ, मैं उधर भी करता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी वो करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे होता है कि यार किसी ना किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम हो और फिर इवेंचुअली आप आके मेरे से नेगोशिएट करें। ऑल्टरनेटिवली आप भी मेरे साथ यही पंगे लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये एज एन एनालिस्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन? आई मीन सो प्रॉब्ली अगर मैं पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ, पहला सवाल तो मेरा ये होगा, यार इंडिया को बांग्लादेश इंडिया को बलूचिस्तान में वो घुसा हुआ है, अगर इसको मैं लीड बैक करूँ पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट होगा विच इज़ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। बिकॉज ऑल्टरनेटिवली if India was looking to go in and eat up, which the new regime, by the way, has started talking about it, that's really messed up, stupid thing to talk about, it's irrelevant, doesn't make any sense, but minus this current regime, if you look at what like I said कि पिछले 2 महीने में बड़ा आपने देखा होगा कि वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे पोस्ट कि बांग्लादेश का GDP कितना निकल गया, और वही वाली बात है कि बांग्लादेश डिडंट रियली केयर, वो अपना सिस्टम चला रहे थे, उन्होंने चलाया, इंडिया ने ज़ाहिर एक बड़ी स्टेट थी तो वो बड़ी स्टेट की एज जियो पॉलिटिक्स के अंदर होता है, जिस तरह चाइना करता है, जिस तरह वो करता है, तो वो उन्होंने अपनी जो भी गेमें खेली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि उनका कि भाई हमारे दोनों भाइयों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाइयों में सुलह हो गई है, तो इट बिकेम एक वो चीज़ साइड पे हुई, एंड देन वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग कि यार ठीक है हम अब हम साथ रह रहे हैं तो किस तरह रहेंगे, अच्छा मैं कूड़ा इधर फेंकूँ तुम उधर फेंकोगे, जाहिर एक पुरानी वो होती है ना जब एक घर में रह रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 घरों में मूव होते हैं, तो वैसे भी बड़ा जो है वो ख्याल रखना होता है कुछ अर्सा रिलेशनशिप को मेनटेन करने में, बट एटलीस्ट वी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स हीलिंग। माई क्वेश्चन इज बियॉन्ड कश्मीर, what is the major point of contention between India and Pakistan? It's practically no major point of contention. Kashmir is at the left, right and center of the entire antagonism that we have. और यही है। लेकिन प्रॉब्लम जो देखें ट्रेड फॉर इंस्टेंस, हम एक मीनिंगफुल डायलॉग, कोई पॉलिटिकल रिस्क भी लेता है, कोई लीडर आके इमरान खान लेता है या ये करंट वाले लेते हैं या कोई भी लेते हैं, एटलीस्ट वहाँ से थोड़ी सी रेसिप्रोसिटी। हाँ, वो आई एग्री विद यू कि करंट एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखें फ्यूचर उसमें फिर ये है कि आपको अगर आपने ये वाकई करना है सो ये बहुत बड़ा विजन, और बिल्कुल आप फिर एक आपकी जो पहले बात आपने सही कही कि वो फिर आपको फिर बहुत ये यू नीड टू टेक द प्लंज, वो बहुत बड़ा प्लंज होगा। लेकिन वो फिर आप देखें इसमें 2 पार्टीज नहीं है, सिर्फ तीसरा स्टेक होल्डर कश्मीरीज हैं। क्या वो मानते हैं इस बात को? नहीं। तो वी कैन नॉट इग्नोर देम, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स अबाउट अबाउट कश्मीर एंड द कश्मीरीज। तो अगर हम कुछ भी चाहें, ये फिर हमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनका माइंडसेट चेंज करें। मतलब वो है ना कि वो आप फिर इवेंचुअली देखें, वो वी आर टॉकिंग अबाउट 30 years, it's not just coming, maybe it's not 30 years per se, but at the very least in the current environment it's not as simple as कि यार यहाँ से डेलीगेशन गई, उस डेलीगेशन ने बोला ओके डन है। It's something where they will have to change very aggressively, it's something that we will have to change very, very aggressively, and then you have to then play it in a way that कि दोनों साइड्स की जो पब्लिक है वही वाली बात है कि आपको सोल्यूशन भी ऐसा ढूंढना, जो मुशर्रफ साहब अगर आपको याद हो अर्ली 2000s में फॉर्मूला वो करना चाह रहे थे, जिसमें समवेयर समहाउ एवरीबडी गॉट अ विन, एंड आपका एक सॉर्ट ऑफ क्लोजर आपको मिल रहा था, सबको हिस्सा मिल गया। वो जाहिर है कि वो आपको कहीं ना कहीं शायद ढूंढना पड़े। देखें मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैक्स देखें अगर पूरी बात पाकिस्तान की मानी गई तो ये भी नहीं हो सकता, पूरी बात इंडिया की मानी गई तो ये भी नहीं हो सकता। एक मेथड आपको दिया हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया रेटिसेंट क्या रिकैल्सिट्रेंट है कि नहीं करना, वी वुड नॉट कंडक्ट अ प्लेबिसाइड एंड ऑल दैट। देखिए कश्मीर के जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं अब उससे बात आगे चली गई, अब वो डिलिमिटेशन कर रहे हैं, वो डोमिसाइल लॉज ले आए हैं, आर्टिकल्स 370 और 35 है, तो ये वो उनके लिए कलोनियल प्रोजेक्ट बन गए, प्रोजेक्ट लैंड ग्रैब बन गए। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाएं तो फिर
इवन वो जो मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, या जिसको हम अपनी डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल रिलेशन में हम ज़्यादा कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट भी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि जी आप सरक्रीक को भी हल कर लें, थोड़ा सा सियाचिन के ऊपर भी आ जाएं, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे इतने NJ 98420 के ऊपर बैठे हुए, देयर इज़ नो नीड। लेकिन नहीं, देयर इज़ द नीड। आपको जब राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो निगोशिएट कर रहे थे तो द टॉक्स वर स्कटल्ड बाय द इंडियन आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का तो रोल आपको हमें पता लगता है और हमें पता है, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी ऑन मेनी एन ओकेजन ये दे पुट दे फुट डाउन कि जी हमने ये नहीं करना और ये नहीं होगा। राइट। सो ये एक देयर इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर मैं और आप जाके बाहर कहीं मार्केट में जाके ये कहें कि जी इज़ द प्राइस वर्थ पेइंग, तो हमें तो दैट्स अ हार्ड मारेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं इसके ऊपर कमेंट आपका लूँगा एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, आपने कहा कि डोमिसाइल लॉज आ गए हैं, सारा कुछ आ गया है, मैं कहता हूँ, मैं एक तस्वीर कशी करता हूँ, 10 साल इसी तरीके से हम ट्रैक करते हैं इसको, हम कहते हैं जी हमने हिलना ही नहीं है, 10 साल बाद जो है, और हमारा किस बेसिस पे हम कहते हैं इंटरनेशनल उसमें जाके हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर UN में आ जाए। इंडियन आते हैं आके जो है जी 10 साल के अंदर अंदर सारा डेमोग्राफिक चेंज होती है, सिचुएशन बदलती है, 10 साल बाद आते हैं कहते हैं जी ठीक है यार आप इतने से कह रहे हो, ये लो प्लेबिसाइड। वो एक प्लेबिसाइड कॉल करते हैं, प्लेबिसाइड कॉल करके वहाँ पर पता लगता है कि जी वो कहते हैं कि ठीक है यार हमने तो इंडिया में रहना है, थ्रू वट एवर मैनूवरिंग इंजीनियरिंग वट एवर यू कॉल इट, दिस इज़ व्हाट वी फियर। या एंड इवेंचुअली क्या होता है कि नाउ देव गॉटन कश्मीर, देयर इज़ नो इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन दैट लेफ्ट एज वेल, and now you weren't, so this is not being done by some sort of a conversation where you're like, listen, have Kashmir, but make sure that Balochistan is clean, make sure that Gilgit-Baltistan is off the table, make sure that so on and so forth. And so because they took Kashmir by all that engineering, like उन्होंने गेम खेली, उन्होंने खेल लिया आपको, right? So then they move on to the next one. They're like, भाई अब तू आ, मैं तुझे बताता हूँ, right? It's a long cold war, and if they win that war through hard means, then you know they're coming for the next war. And so my entire fear is really, are we war gaming this on a policy level? It's a very real worry that you have put on the table. देखें, war gaming is a continuous एक्टिविटी, इट शुड हैपन, स्टेट्स करती हैं। वॉर गेमिंग के बगैर आप नेगोशिएशंस नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, और प्रॉबेबली 2001 में जनरल मुशर्रफ ने वॉर गेम नहीं किया था, इसलिए वी देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम दैट आई, मतलब हाइंडसाइट में कहते हैं हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, और आप कहते हैं जी जो बंदा फैसला कर रहा होता है और रियलिज्म को आप देखें तो ठीक भी, लेकिन बिल्कुल, हालांकि अपनी किताब में वो लिखते हैं जी आई वॉर गेम लाइक अ सोल्जर डज, लेकिन वॉर गेम नहीं किया। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये जो आपने ये वरी आइडेंटिफाई किया है, आई होप ये वरी हमारे पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में हो, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम एडहॉक काम करते हैं सारे, हम अगले खाने का सोचते हैं, हम कि जी अच्छा कल इकोनॉमी कैसे चलेगी, परसों तरसों, या हैड द मोस्ट बी नेक्स्ट इलेक्शन। हम नहीं सोचते कि व्हाट could we be facing 5 years down the line, 10 years down the line, 15 years down the line. हम नहीं करते, we are not ready to think beyond the obvious. हमारी जो थिंकिंग है उसका जो होराइजन है वो बहुत लिमिटेड है, और ये मैं पॉलिसी मेकिंग लेवल की बात कर रहा हूँ। सो दिस हैज़ टू चेंज, और ये वरी है, आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू, आई कांट एग्री मोर विद यू ऑन दिस। ये वरी है। वॉर गेमिंग तब होती है जब आप पॉलिसी को कनेक्ट करें एकेडेमिया से, थिंक टैंक से और बाकी कम्युनिटीज़ से, जो कि कोशिश हुई काफ़ी हद तक। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनी है उसमें बहुत से लेवल्स पे और बहुत से सी फ्रेटर्निटीज़ से बातचीत की है, इनपुट ली गई है, मेरे से, हमारे स्टूडेंट्स से, उन सब से ली गई है, एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन देखें, हम इट्स नेवर टू लेट, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए इस चीज़ में। सो येस, हमें जो थ्रेट नज़र आ रहा है कल परसों का,
उससे हमें आगे देखना है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो हम कहते हैं दरख्त लगाने से, दरख्त लगाना is everything for the is future. everything. Yeah, डैम्स बनाना इज एवरीथिंग। Right. तो आपको यू नीड टू कीप एन आई ऑन द बॉल। ये अभी नहीं देख रहे जो कश्मीर कर रहा है कोई बात। दिस इज़ वाई अगर हमने अभी कंसेशन दे दिया तो फिर दे वुड बी bolstered and they would be enchanted to do much more than what they are doing right now. This is exactly why, अगर आप ये कमेंट पहले डालते तो आंसर वहीं पे ख़त्म हो जाता कि this is exactly why कि they won't settle for anything less. Right. आप अगर न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रैटेजी, अगर आप बार्गेनिंग और बाकी चीज़ें देखें, उसमें यही है कि अगर फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों का ख्याल था पाकिस्तान का लेफ्ट, तो कि बाय द वे समबडी वाज टेलिंग मी येस्टरडे कि जी बोथ ऑफ यू आर हेटेड बाय द लेफ्ट इक्वली, सो गुड लक। सो या सो वो ये कह रहे थे कि जी जब पुलवामा जब बालाकोट में इंडिया ने अटैक किया, विच बाय द वे वाज इन मेन लैंड पाकिस्तान, तो उन्होंने हमें मेन लैंड में आके मारा और हमने उनको जो रिटेलिएशन की, हमने टिट फॉर टैट भी नहीं किया, हमने उनके डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उनको, हालांकि मेनलैंड का जवाब अगर टिट फॉर टैट होता तो हम भी उनके किसी मेनलैंड शहर में करते। खैर अब हमें कहा जा रहा था, यहाँ पे ट्विटर पे भी जोर था कि जी रिटेलिएट ना करें, लेकिन वो देखें, आप जब नहीं रिटेलिएट करते तो आप फिर स्टेटस को चेंज करें ना, वो कह देते हैं कि जी इंडिया समझता है कि ये एक्सेप्टेबल है। सो इसीलिए अगर आप कंसेशंस अभी देंगे तो इंडिया समझेगा ये एक्सेप्टेबल है, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज समथिंग very important. It's not a moot point. It's a very important point. Ali bhai, we're at the 1 hour 30 minute mark, and I know I had because Taliban ki recently talks ho rahi thi Pakistani government ke sath, very confusing situation there, and I really wanted to explore that as well. I also wanted to explore one of the missiles that came in from India's side, and the absolute lack of security protocols there, and potential for very very large scale conflict if such a situation arises again. And I know that your core interest area is the nuclear weapons. एंड आजकल वो व्हाट्सएप पे एक बड़ी चीज़ हो रही है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करके ले जाया जाएगा। तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द एंटायर वेपन न्यूक्लियर डिटरेंस एंड वो सारा बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, एंड 7:02 हो गए और आई थिंक द गेस्ट इज वेटिंग आउटसाइड एज वेल, एंड आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एज वेल. Thank you so much for coming in. This was super insightful. It was a pleasure. I really enjoyed having this frank conversation and a two-way conversation. Absolutely. So, thank you very much. And thank you for being so open with my critique to your thought process as well. I would love to have you over again for a round 2 with all of these things. Thank you so much. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको किसी बात से एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो, नीचे आकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. यहाँ पर मैं ख़ास मुखातिब होना चाहूँगा अपने इंडियन फॉलोअर्स से, जो कि हमेशा इस तरह की कॉन्वर्जेसन में आते हैं और अपना एक ब्लाइंडेड रेटरिक, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, बट मैं चाहूँगा कि अपना दिमाग खोल के ज़रा कॉन्वर्जेसन को सुने. हमारी साइड, हम आपकी साइड सुनते हैं, हम आपकी साइड देखते हैं और उसके हिसाब से अपना एक बनाते हैं. ज़ाहिर है हमारा एक अपना इंटरेस्ट है, आपका एक अपना इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ अपने इंटरेस्ट में इतना ना खो जाएँ कि दूसरे को समझ भी ना पाएँ कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या सोच रहा है. और दूसरे को हकीर समझना जो है ना, वो एक सबसे बड़ी मेरे हिसाब से मिस्टेक होती है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. शायद आज प्रेजेंट में आप बहुत बड़े किंग होंगे, 30 साल बाद क्या होगा हम उसको देख चुके हैं. आप भी उसके बारे में थोड़ा सा मुतालिया ज़रूर करिएगा. एनीवेज, ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब कर दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलेगी. यूट्यूब वाले लाइक कर दबाएंगे, आने वाली एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन join that as well. यहाँ पर कहीं पर पैसा जायज़ का इशारा होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.